मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान में जो जीव विज्ञान है हमारा उसके सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो जीव विज्ञान, पूरे जीव विज्ञान को हम पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा 6 नंबर से शुरू होता है। तो 6 नंबर जो चैप्टर था हमारा उसका नाम है जैव पराक्रम। इसके पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद से जीव जनन कैसे करते हैं जो कि हमारा 8वां चैप्टर है। उसके बाद से 9वां चैप्टर हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास, उसको हम पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न इन तीनों चैप्टर के हो सकते हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर के आ चुका हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि पादपों में, पहला क्वेश्चन हमारा पार्ट 6 का, पादपों में प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है, प्रोटीन संश्लेषण है। तो सही उत्तर आपका है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो वायु प्रदूषण को कम करने वाली कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि मैंने पहले से ही सही किया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है हमारा, काफी इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी और 5 जोड़ी। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी, ठीक है। तो 3 जोड़ी मानव में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है? लार, जठर रस, पीत रस, अग्न्याशय या अग्न्याशिक रस। सही उत्तर है आपका पीत रस, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, पल्मोनरी यानी जिसे हम फुफ्फुस कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, सीरा खुलती है या रुधिर लाती है? कहाँ से रुधिर लाती है? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं नीले में, दाएं नीले में। तो सही उत्तर आपका है बाएं अलिंद में, ये जो रुधिर खून लाती है वो लाती है, ठीक है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, किस में आता है? बाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद में आता है, बाएं नीले में आता है, दाएं नीले में आता है। तो बाएं अलिंद में आता है, ठीक है। बाएं अलिंद में आता है शुद्ध रक्त, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है, किसकी है? श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की, जठर ग्रंथि की। सही उत्तर है आपका है तेल ग्रंथि की। तेल ग्रंथि की ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तेल ग्रंथि की, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप सही कर देंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए और तैयार करते जाइए। 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वां प्रश्न हमारा है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है कौन? शिराएं, महाशिरा, दयानीलय, महाधमनी। तो महाधमनी शुद्ध रुधिर को क्या करती है? शरीर के सभी भागों में ले जाती है, ठीक है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें? उत्सर्जन में निभाता है, श्वसन में निभाता है, पाचन में, वृद्धि में। तो श्वसन में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन गैस निकालती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित के अपघटनों से। सही उत्तर आपका है जल से, ठीक है। तो जल से जो होता है हमारा ऑक्सीजन गैस निकलती है, कब? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में, जो कि पार्ट 6 का अंतिम प्रश्न है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा, मज्जा द्वारा। सही उत्तर आपका है फ्लोएम द्वारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा। आशा करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% की गारंटी है कि अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके सबसे महत्वपूर्ण विकल्पित प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्नों से चूकिएगा मत, सारे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पहले प्रश्न की बात करते हैं, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो उत्तर है आपका अंडाशय, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अंडाशय, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। तो अंडाशय आपका सही होगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमारा, द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें? जंतुओं में पाया जाता है, आवृत बीजी पादप में पाया जाता है, अनावृति बीजी पादप में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। सही उत्तर आपका है आवृत बीजी पादप का होता है द्विनिषेचन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न है, मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आपका, हाइड्रा में, ठीक है। तो हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन का उदाहरण अगर पूछ दिया जाए तो हाइड्रा कहेंगे, ठीक है। बात करते हैं पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में 3 भाग होते हैं, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। तो 4 भाग होते हैं, ठीक है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। 5वां प्रश्न हमारा है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध से, आयनिक बंध से, पेप्टाइड बंध से और सहसंयोजी बंध से। सही उत्तर आपका है हाइड्रोजन बंध से। जो डीएनए के दोनों तंतु होते हैं उनको किस बंध से जोड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पार्ट 8 का, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी 5 क्वेश्चन कौन कौन से।
तो छठा प्रश्न हमारा परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। पहला है गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैसेक्टामी और गर्भ समापन गर्भपात। तो सही उत्तर आपका है वैसेक्टामी। ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है और बाकी ये सारी चीजें हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है 3 ऑप्शन में, वो अस्थायी विधियां हैं। ठीक है, बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां प्रश्न है परागकोश में होते हैं बाह्य दल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडक होते हैं, परागकण होते हैं। तो परागकोश में क्या कौन होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है, परागकण ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को कहते हैं। एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका, अंडाशय और अंडबीजांड, तो इसे हम कहते हैं वर्तिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वर्तिका। ठीक है, बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमारा क्या है? 9वां प्रश्न है पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 8 होती है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी 2 होती है। ठीक है, तो नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बात करते हैं 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न के बारे में इस चैप्टर के। तो निम्न में कौन सा मानव में मादा तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में कौन सा मानव मादा तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिनी और डिंबवाहिनी। तो सही उत्तर आपका है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, इसे शुक्रवाहिनी लिखा है हमने। शुक्रवाहिका जो होता है मानव में मादा तंत्र का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो ये है शुक्रवाहिका, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताया है। 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर से इतने ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसने वो हमने इस वीडियो में बता दिया। अब बात करते हैं 9वें चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 9वां चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है उन सबको देख लेते हैं। उसमें भी 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद से आपका पूरी बायोलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी तैयार नहीं किए तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान में पाठ 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था? ऑप्शन दिए गए पपीता का, आलू का, मटर का, अंगूर का। सही उत्तर है आपका मटर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मटर। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमारा उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। ऑप्शन दिए गए लंबे तने, झुर्रीदार बीज और गोले बीज, फैली हुई फली। तो सही उत्तर आपका है झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, झुर्रीदार बीज। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? तीसरा प्रश्न है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डी बीज ने और जॉन ग्रेगर मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने। तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने पृथक्करण का नियम को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न है एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, कौन होता है? 1:2:1 और 2:1:1:2 और 9:3:3:1। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 9:3:3:1। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। द्विसंकर का दर्श प्रारूप कौन होता है? 9:3:3:1। बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमारा विकास के दृष्टिकोण से मानव के सबसे निकटवर्ती है। बंदर है, चमगादड़ है, खरगोश है, चिंपैंजी है। तो सबसे ज्यादा विकास की दृष्टि से कौन है? बंदर है, क्योंकि हमारे आसपास मतलब हमारे जैसा ही भी है बंदर भी करना जानता है। ठीक है, छठवें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। छठा प्रश्न है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। XY होता है, XX होता है, Y होता है, X होता है। तो सही उत्तर आपका है XY होता है। सॉरी, XX तो स्त्री में होता है और पुरुष में XY होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमारा क्या? तो अब बात कीजिए सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोले बीजों को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल RR। तो सही उत्तर आपका है कैपिटल RR। ठीक है, बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमारा मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 24 होती है, 42 होती है, 44 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 44 होती है। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है शुक्राणु में? 44 होती है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि शुक्राणु में कितने ऑटोसोम की संख्या होती है तो आप 44 कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति किस में हुई? सागर में हुई, धरती पर हुई, वायुमंडल में हुई, अंतरिक्ष में हुई। तो सही उत्तर आपका है सागर में हुई। ठीक है, सागर में हुई, धरती पर नहीं हुई थी। पहले हमारी जीवन की उत्पत्ति जो है सागर में हुई, समुद्रों में हुई। ठीक है, बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो आप आसानी से कर लेंगे, चीन के विद्यार्थी से इससे ज्यादा समानता है। मकड़ी से थोड़े ना होगा, जीवाणु से थोड़े ना होगा, चिंपैंजी से थोड़े ना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है,
चीन के विद्यार्थी से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका पूरा पूरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी मैं बता दिया। तो देखिए 10 क्वेश्चन हमने पहला चैप्टर में बताया, फिर से 10 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर जो हमें पढ़ना था 8वां जीव जनन कैसे करते हैं इसमें मैंने बताया, फिर 10 क्वेश्चन हमने अनुवांशिकता एवं जैव विकास से बताया। ये पूरा मिलकर के 30 क्वेश्चन बनेंगे। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, इस वीडियो को देख लिए होंगे अगर अच्छे से आप, तो ये सारे क्वेश्चन हमको लगता है कि तैयार हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनली अच्छा ही मार्क्स आएगा, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में गुड मार्क्स आएंगे। तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा ये सारे प्रश्नों को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।